हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। ब्रेन न्यूरोप्लास्टिसिटी ट्रीटमेंट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुमित चौधरी, फाइब्रो स्पेशलिस्ट, और आज बात करेंगे फाइब्रो का नॉलेज एडिशन का वीडियो रहेगा। इसमें आपको इस वीडियो के माध्यम से, जैसे क्लास हो रही है फाइब्रो की, उस टाइप से आपको फाइब्रो का बहुत सारा नॉलेज आपको यूट्यूब के माध्यम से मिल जाएगा। तो और जो सेशन ले रहे हैं उनको इस वीडियो के माध्यम से ये भी पता चल जाएगा, अगर कुछ कमियां उनमें लग रही हैं तो वो जो मैं बताऊंगा तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ सर, ये गलतियां भी कर रहे हैं, तो वो भी उनको पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, और यदि कॉपी पेन लेके नोट्स बनाएं तो वो और भी अच्छा है, ताकि आपको याद रहे। बार बार 2-3 बार उन्हें आप पढ़ लीजिए, ताकि वो अच्छे से आपको पता चल जाएगा कि हो क्या करना है मुझे, और मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ। और जो पेशेंट अभी जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने सेशन नहीं लिया, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। उनको भी फाइब्रो के बारे में बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा। आज का सेशन, ये जो वीडियो है, थोड़ा लंबा रहेगा, बहुत इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आपका है, मैं आपको बता दूं कि थॉट्स आर ऑल्सो इनपुट ऑफ ब्रेन। जो थॉट्स हैं वो भी इनपुट है ब्रेन का। जैसे स्मेल स्मेल है, या टच है, या विजन है, ये तो इनपुट है, ये ब्रेन के साउंड है। इसके साथ साथ थॉट्स भी इनपुट है ब्रेन के। तो अगर आप फाइब्रोमाइल्जिया में हैं और आपके थॉट्स नेगेटिव हैं, तो आप ठीक नहीं हो सकते। आप सफरिंग करते जाएंगे, या पेन बढ़ता जाएगा, सेंसिटाइजेशन बढ़ता जाएगा। तो थॉट्स थॉट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फाइब्रो में। आपको पॉजिटिव रहना है। समझ रहे हैं? जो सेशन ले रहे हैं वो भी ध्यान से सुन लो। थॉट्स आर ऑल्सो इनपुट ऑफ ब्रेन, तो थॉट्स का भी ध्यान रखना है, ठीक है। इमोशनल एंड फिजिकल पेन आर इक्वल। देखो, फाइब्रो है ना आपको, तो इमोशनल पेन जो आपको स्ट्रेस की वजह हुआ है, और जो आपको फिजिकल पेन जो फील हो रहा है, वो इक्वल होंगे हमेशा। जैसे आपको थोड़ी सी कोई स्ट्रेस देगा, आपको इमोशनल पेन बढ़ेगा, आपका तुरंत फिजिकल पेन बढ़ जाएगा। ये आपने भी खुद महसूस किया होगा। तो ये ध्यान में रखना है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, सीआरपी है वो हायर मिलेगा आपको। ये ज़रूरी नहीं है कि हाई हो, ब्रेन हज़ार फैक्टर लेके चलता है, लेकिन एक एवरेज अपन बात करें तो सीआरपी हमेशा उसमें ज़्यादा मिलेगा जिसने बचपन से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ली हो, या किसी किसी को चिढ़ाया गया हो बहुत ज़्यादा, उसमें हमेशा सीआरपी ज़्यादा मिलेगा। आगे चलते हैं। ब्रेन का जो काम है वो क्या है? 24 आवर स्कैन करते रहना कि कुछ खतरा तो नहीं है। ब्रेन का प्राइमरी काम है। ब्रेन का जो पहला काम है वो क्या है कि 24 आवर है वो स्कैन करते रहना है कि एनवायरनमेंट में कुछ आसपास कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। ब्रेन का ये प्राइमरी काम है। आपका सडन किसी गर्म ऑब्जेक्ट पे हाथ लग जाएगा, तुरंत ब्रेन उसको वहां से ऑटोमेटिक रिएक्शन होगा और वो हाथ हट जाएगा। तो ब्रेन का प्राइमरी काम है बॉडी की सेफ्टी। और मतलब फाइब्रो में ओवर प्रोटेक्ट कर रहा है ब्रेन। फाइट और फ्लाइट चालू हो गया, एड्रेनलिन, स्ट्रेस हार्मोन कंटिन्यू रिलीज होते जा रहे हैं, और उसके इफेक्ट बॉडी में आ रहे हैं। आगे चलते हैं। पेन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सोमेटोसेंसरी कंपोनेंट, और दूसरा होता है इफेक्टिव इमोशनल रेस्पॉन्स। मतलब पेन का हमेशा, पेन फील होगा, फिजिकल तो आएगा ही आएगा, साथ में इमोशनल रेस्पॉन्स भी आएगा। जैसे फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी उसको, एंग्जाइटी हो जाएगी, गुस्सा आएगा, मुंह लटक जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा। तो हमेशा पेन के दो कंपोनेंट होते हैं। आप समझ रहे हो ना, क्रोनिक पेन या फाइब्रोमाइल्जिया कितना गहरा है, नॉलेज कितना डीप में है इसका, है ना। तो पेन के दोनों कंपोनेंट होते हैं। ऐसे नहीं है कि वो फिजिकल फील हो रहा है तो इमोशनली आपको, मतलब वो परेशान नहीं करेगा, वो आपको इमोशनली भी परेशान करेगा। आगे चलते हैं। ब्रेन है वो हमेशा लिंक मैकेनिज्म पे काम करता है। ब्रेन एसोसिएशन पे काम करता है। ब्रेन हमेशा, ऐसे नहीं है, आपने जो कनेक्शन बने हुए हैं, ब्रेन हमेशा उनसे इनपुट लेके और आउटपुट देता है। ब्रेन हमेशा कनेक्शंस पे वर्क करता है। और फाइब्रो में कनेक्शंस हैं, वो एक्चुअल जो बॉडी से आउटपुट आ रहा है वो उसको मिलता नहीं है, नए कनेक्शन फॉर्म हो जाते हैं, उसकी वजह से सिम्टम्स आ जाते हैं। अब जो लगातार जो पेन होता है वो ब्रेन के अलग हिस्से में शो होता है, और जो इंजरी होती है, जो एक्यूट पेन होता है, वो ब्रेन के अलग हिस्से में शो होता है। ये आगे भी आपको पता चल जाएगा। जो लगातार जो पेन होता है, क्रोनिक पेन, वो इमोशनल सेंटर ब्रेन का स्कैन करेंगे तो इमोशनल सेंटर में आएगा। और जो एक्यूट पेन है वो हमेशा जो पेन सेंटर है ब्रेन का, वहाँ शो होगा। समझ रहे हो? तो मतलब जो फाइब्रो का जो पेन है, सोमेटोफॉर्म का जो पेन है, वो ब्रेन के इमोशनल जो पार्ट है वहाँ शो होगा। आप समझ रहे हो? जितना इमोशनल पेन दोगे उतना ही फिजिकल पेन बढ़ेगा, वो वहाँ शिफ्ट हो गया है। और ये शिफ्टिंग बहुत जल्दी हो जाती है। जैसे फाइब्रो स्टार्ट होता है, एक गिटार सीखने में या साइकिल सीखने में इतना टाइम नहीं लगता जितना ब्रेन को पेन सीखने में। उससे कम टाइम में ब्रेन है वो तुरंत पेन सीख लेता है, इतना फटाफट कनेक्शन बनते हैं, और जो पेन सेंटर से ब्रेन का पेन शिफ्ट होकर इमोशनल सेंटर पे शिफ्ट हो जाता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है।
पेशेंट को ये पता चलेगा तो उसमें कॉन्फिडेंस आएगा मेरी वीडियो देख-देख के कि हाँ, साइंस उसको समझ में आने लग जाएगी, तो वो ट्रेनिंग में हिम्मत से ट्रेनिंग करेगा और रिकवर हो जाएगा। अब क्या है जो आपने फाइब्रो के पेशेंट में आप देखोगे कि वो फैमिली मेंबर से, साथ वालों से, अपने फ्रेंड से पूरे दिन पेन डिस्कस करता रहता है। अपने साथ वालों से, डॉक्टर से, चलो डॉक्टर से तो वो करता ही है, करना भी चाहिए। लेकिन वो फैमिली मेंबर से, फ्रेंड से, नेबर से, जितने भी रिलेटिव्स हैं, सारे दिन वो पेन डिस्कस करता रहेगा और एक्चुअली में हो क्या रहा है, जितना वो पेन डिस्कस कर रहा है ना, उतना ही उसके जो न्यूरल पाथवे पेन वाले, वो स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। मतलब वो सॉल्यूशन की तरफ नहीं बढ़ रहा है, वो रीइंफोर्स कर रहा है पेन को और सेंसिटाइजेशन बढ़ा रहा है। तो ये भी उसको समझना ज़रूरी है कि ये काम अब रोक देना है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, इससे नुकसान ही हो रहा है कि 24 घंटे पेरेंट्स को या फ्रेंड, फैमिली, नेबरहुड सबसे पेन डिस्कस करते जा रहे हैं, ये नहीं करना है। आपका ब्रेन आप जहाँ अटेंशन करते हो, वो चीज़ें डेवलप करनी स्टार्ट कर देता है। जहाँ भी आपका अटेंशन होगा, ब्रेन तुरंत डेवलप करनी स्टार्ट करेगा। अब इस बात में गहराई है, अच्छे से समझो इसको। अगर जितनी बार पेन की बातें कर रहे हो या पेन पे ध्यान है, गूगल पे पढ़ते जा रहे हो पेन 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 पेन, पूरे दिन गूगल पे पढ़ रहे हो पेन 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 पेन, तो ब्रेन क्या कर रहा है, उतना ही डेप्थ में उसको पकड़ता जा रहा है। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, ये फाइब्रो के पेशेंटों में आपको लगभग 99% फाइब्रो के पेशेंटों में देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि उनको कहीं इलाज तो मिलता नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि गूगल डॉक्टर बन जाते हैं, बैठ जाएंगे पेन पेन पूरे दिन ये सर्च करेंगे, ओसीडी क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, उनका उनका पेन बढ़ेगा, सेंसिटाइजेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और बढ़ाते जा रहे हैं। और ये उनको पता नहीं है, उनको पता चल जाए कि इससे तो और ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है तो वो तुरंत रुक जाएंगे, लेकिन उनको कोई बताने वाला ही नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि ये अब गूगल डॉक्टर बनना बंद कर दो, क्योंकि जितनी बार आप मतलब ब्रेन जहाँ अटेंशन ले जाओगे, ब्रेन उसको डेवलपमेंट स्टार्ट कर देता है। जहाँ भी आपका अटेंशन होगा, पेन नहीं, आप किसी और ऑब्जेक्ट पे भी ट्राई कर लो ये एक्सपेरिमेंट, जहाँ भी आपका फोकस होगा, आपका अटेंशन होगा, ब्रेन उस चीज़ को डेवलप करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ से आपको एग्जाम्पल से भी मैंने समझा दिया, आगे चलते हैं। लोग हैं वो कंप्लेन करते जाते हैं पेन के बारे में हर एक से। हमें मतलब उनकी टेंडेंसी बन जाती है, फाइब्रो के पेशेंट की टेंडेंसी बन जाती है, वो पेन की कंप्लेंट करता जाएगा और अनइंटेंशनली क्या हो रहा है कि उसका पेन पाथवे रीइंफोर्स हो रहा है, सेंसिटाइजेशन और बढ़ रहा है, उसका पेन और स्ट्रांग हो जाएगा। तो कंप्लेंट नहीं करना है किसी को, है ना? ये फाइब्रो थोड़ा डेप्थ का हार्ड है थोड़ा, तो इसको थोड़ा समझ के चलो। मेन पॉइंट बता रहा हूँ, इनको लिख लो ताकि 3-4 बार पढ़ो तो कुछ समझ में आ जाएगा कि मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ। एटलीस्ट वो तो मत करो, जो सेशन ले रहे हैं उनको भी पता चल जाएगा कि हम क्या गलतियाँ कर रहे हैं। आगे चलते हैं। अगर हम सप्रेस करते हैं किसी इमोशन को, नेगेटिव इमोशन को सप्रेस करते हैं और हम किसी नेगेटिव थॉट के बारे में सोचते नहीं हैं या फिर हम इमोशन को सप्रेस करते हैं, तो वो फर्दर और ज़्यादा डैमेज करता है ब्रेन को। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सीखो। अगर कोई जैसे नेगेटिव इंसिडेंट हुआ तो जनरली पेरेंट्स और बचपन में हमें क्या सिखाया जाता है कि नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान मत दो। तो इवन क्या करते हैं कि हम उसको क्या करते हैं, उससे नेगेटिव थॉट से ध्यान हटाते हैं ना। और नेगेटिव जो इमोशन है, जनरली सबकी टेंडेंसी होती है कि एक्चुअली किसी को बताया ही नहीं जाता है मेंटल हेल्थ के बारे में। सबकी टेंडेंसी क्या होती है कि नेगेटिव इमोशन को हमेशा सप्रेस करो। तो सप्रेस करने से या नेगेटिव थॉट्स के बारे में नहीं सोचने से और ज़्यादा डैमेज होता है ब्रेन को। तो हम हमें बताया गया है कुछ और उससे तो डैमेज ज़्यादा हो रहा है ब्रेन में। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है ना। इमोशन को, नेगेटिव इमोशन हो चाहे पॉजिटिव इमोशन हो, सप्रेस नहीं करना है, फील करना है उसको। और नेगेटिव थॉट्स हैं उसके बारे में मैं सेशन जो ले रहे हैं उनको पता है क्या करना है। तो ऐसा नहीं है कि उसके बारे में सोचना नहीं है और उससे ध्यान हटाना है। जितना ध्यान हटाओगे उतना ही वो फर्दर डैमेज हो रहा है आपका ब्रेन। आप सप्रेस कर रहे हो ना, सप्रेस करते ही ब्रेन का डेंजर अलार्म एक्टिव हो जाता है। सप्रेसिंग जो थॉट्स हैं, वो आपके हिप्पोकैम्पस को डैमेज करते हैं, जो कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी प्रोसेस करता है। हिप्पोकैम्पस मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूँ, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस। तो हिप्पोकैम्पस में क्या हो रहा है कि आप जितने नेगेटिव थॉट्स को सप्रेस कर रहे हो, इमोशन को सप्रेस करते जा रहे हो, उतना ही हिप्पोकैम्पस में डैमेज हो रहा है। तो ये रिसर्च बेस्ड डाटा है, ये आप समझ लो आराम से। ब्रेन है वो, यदि आपको फाइब्रोमाइल्जिया है तो आपका ब्रेन का साइज कम हो जाएगा। आपका ब्रेन का साइज है वो कम हो जाएगा, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है। जैसे ही ठीक होगी वो वापस एक्सपेंड हो जाएगा, क्योंकि न्यूरोप्लास्टिसिटी अमेजिंग कैपेसिटी है ब्रेन की। तो इसमें एक फेवर है, हमारा गुड लक है कि फाइब्रो होने के बाद भी वापस ठीक किया जा सकता है पूरी तरह से। आप
अपने थॉट और इमोशन को विदाउट फिज़िकली और मेंटली फ़ील किए बगैर आप उसको मतलब उससे छुटकारा नहीं पा सकते आप। आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। यदि आप थॉट्स और इमोशन है आपके, उसको आपने मेंटली, फिज़िकली जब तक आप फ़ील नहीं करोगे ना, तब तक आप उससे छुटकारा नहीं पा सकते। वो किसी तो किसी तरह आपको परेशान करेगा या आपका ब्रेन को डैमेज करेगा या बॉडी में आपके स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ करेगा। ये चीज़ भी ध्यान रखनी है आपको। अब एक पॉइंट आपको बताता हूँ, बड़ा काम का है। सब क्या करते हैं कि जैसे ही कोई नेगेटिव चीज़ होती है, वो हर एक के साथ होती है। स्ट्रेस के बिना लाइफ़ इम्पॉसिबल है। जैसे ही स्ट्रेस मिलती है, तो सब क्या करते हैं, दूर हटते हैं। स्ट्रेस मिली, कुछ नेगेटिव हुआ, कुछ नेगेटिव थॉट आया या कुछ नेगेटिव इमोशन फ़ील हुआ, तुरंत दूर भागते हैं उससे। सबकी टेंडेंसी होती है, बचपन में सिखाया भी यही जाते हैं। अब जितना दूर भागते हैं, उतना एक्चुअली में क्या हो रहा है कि डैमेज हो रहा है ब्रेन में। जितना आप दूर भाग रहे हो, वो कुछ कुछ टाइम के लिए तो वो ठीक रहेगा। मतलब दूर भागने से आपको शॉर्ट टर्म रिलीफ़ आएगा। वो बम बनता जाएगा। जैसे ही दूर भागोगे, वो थोड़ी देर तो सप्रेस हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद में वो बम बन जाएगा। सीधा अटैक करेगा, फिर ज़बरदस्त नेगेटिविटी फ़ील होगी और आप उस नेगेटिविटी को कैसे हैंडल करते हो, फर्दर उतना डैमेज हो जाएगा ब्रेन में। तो स्ट्रेस से भागना नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ, है ना? स्ट्रेस से भागना नहीं है कि यहाँ मतलब किसी सिचुएशन से स्ट्रेस मिली, अरे ध्यान हटाओ, दूसरी तरफ भागो तुरंत, बचाओ, इस स्ट्रेस से बचो। तो ये भी फर्दर डैमेज करता है ब्रेन को। सबकी टेंडेंसी यही होती है कि जो भी अनकंफर्टेबल फ़ील करता कराता है, हम उसको सप्रेस कर लेते हैं। कुछ भी नेगेटिव चीज़ है, गुस्सा आया सप्रेस कर लिया, रोना आ रहा है सप्रेस कर लिया, दुःख आ रहा है सप्रेस कर लिया। तो सारे नेगेटिव इमोशन को हमें किसी ने सिखाया ही नहीं, किसी ने मेंटल हेल्थ के बारे में एजुकेट किया ही नहीं और उसकी वजह से फाइब्रो हो गया। आस-पास की एनवायरमेंटल कंडीशन ऐसी बनी कि कंटिन्यू स्ट्रेस लेते गए, फाइट और फ्लाइट कंटिन्यू एक्टिव हो गया, फिर सेंसिटाइज़ हो गया, फिर फाइब्रो डेवलप हो गया, फाइनली पता नहीं था। तो और मैं आपको बता दूँ कि आगे चलते हैं अपन, आपकी नींद, आपकी एंग्ज़ायटी और आपका गुस्सा, एंगर, एंग्ज़ायटी और स्लीप, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इनका, फाइब्रो को ठीक करने में और फाइब्रो को बढ़ाने में, दोनों में इनका रोल है। एंग्ज़ायटी का, नींद का और एंग्ज़ायटी हो गई, नींद हो गई और आपका गुस्सा हो गया। एंग्ज़ायटी, एंगर और फ्रस्ट्रेशन भी बोल सकते हैं आप, स्लीप हो गया आपका, इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो जितने भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो भी समझ लो, इन चीज़ों में ध्यान रखना है इन चीज़ों का। आपका जो एड्रेनालिन जो हार्मोन है, वो फाइट और फ्लाइट हार्मोन आपका, है ना? जो मैं ऑलवेज़ वीडियो में बताता जाता हूँ कि फाइट और फ्लाइट मोड क्या होता है, वो मतलब एड्रेनालिन ग्लैंड से एड्रेनालिन जो स्ट्रेस हार्मोन है, वो रिलीज़ होता जा रहा है। फाइब्रो के पेशेंट में 24 आवर रिलीज़ हो रहा है। स्ट्रेस है, वो क्या करती है, कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की 30 से 40% तक, है ना? उसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसको ठंड ज़्यादा लगती है, गरम ज़्यादा लगती है, पेन ज़्यादा लगता है, हर चीज़ उसको ज़्यादा वो सेंसिटिव हो जाएगा। जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट होता है। स्ट्रेस क्या करती है, उसको कंडक्शन को जो सिग्नल जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उसको 30 से 40% बढ़ा देती है। आ रहा है समझ में कि ठंडा ज़्यादा क्यों लगता है, गरम ज़्यादा क्यों लगता है? आ रहा है ना समझ में? एड्रेनालिन जो स्ट्रेस हार्मोन है, फाइट और फ्लाइट हार्मोन, वो क्या करता है, जो फ्रंटल लोब है हमारा, जो थिंकिंग सेंटर है ब्रेन का, यहाँ ब्लड सप्लाई को कम कर देता है। तो तुरंत ब्रेन फॉग होने लग जाएगा फाइब्रो के पेशेंट में। अब समझ में आ रहा है ना ब्रेन फॉग क्यों होता है? ये भी समझा दूँ। मैंने पहले ही बता दिया सिम्पटम्स तो क्या-क्या होते हैं। तो ब्रेन फॉग क्यों होता है फाइब्रो में? एड्रेनालिन क्या करता है, फ्रंटल लोब में, जो फ्रंटल लोब है, यहाँ क्या करते हैं, ब्लड सप्लाई को डाउन कर देगा। जितना आप स्ट्रेस लोगे और ज़्यादा डाउन कर देगा, और ज़्यादा ब्रेन ब्रेन फॉग फील होगा, थिंकिंग, रीज़निंग पावर और ज़्यादा वीक हो जाएगी और डिसीजन लेने की क्षमता है वो, उस पे बहुत अच्छा खासा असर आ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये भी आप समझ लो आराम से। अगर एंग्ज़ायटी है, एक और आपको फाइब्रो कैसे पैदा होता है उसका एक साइंटिफिक जो प्रूवन है वो बता देता हूँ। अगर आप एंग्ज़ायटी और नींद निकाल रहे हो, 40% चांस डेवलप हो जाएँगे कि आपको फाइब्रो हो जाएगा। समझ रहे हो? यदि आपको एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर है और आप नींद निकालते जा रहे हो, तो 40% चांस हो जाएँगे फाइब्रो डेवलप होने के, 40 से 50% कि फाइब्रो हो सकता है। समझ रहे हो? तो नींद नहीं निकालनी है बिल्कुल भी। और एंग्ज़ायटी को कैसे कवर करना है वीडियो में भी बता चुका हूँ और सेशन जो ले रहे हैं उनको तो अच्छा खासा पता ही है।
आगे चलते हैं। नेगेटिव थॉट्स और फिजिकल पेन लिंक है आपस में, ये मैं आपको बता दूं। नेगेटिव थॉट्स नेगेटिव थॉट्स और पेन पाथवे आपस में लिंक हैं। इमोशनल सेंटर पे शिफ्ट हो गया है पेन, आपका जो बॉडी का जो पेन हो रहा है वो इमोशनल सेंटर है, वो उसको प्रोसेस कर रहा है। तो नेगेटिव थॉट्स हैं वो आपके पेन पाथवे से लिंक है। जितना नेगेटिव सोचोगे उतना ही पेन बढ़ता जाएगा। ये फील भी किया होगा आपने, है ना? तो ध्यान रखना है इसको भी। एंग्जायटी एक्चुअली में क्या है? एंग्जायटी क्या है एक्चुअली में? एंग्जायटी इज साइकोलॉजिकल इश्यू एज वेल एज प्रोग्रामिंग इश्यू। एंग्जायटी क्या है? साइकोलॉजिकल इश्यू तो है ही है, लेकिन ब्रेन में प्रोग्राम भी हो गई है, क्योंकि रिपीट किया है आपने उसको टाइम के साथ बहुत बार। उतना ही न्यूरल सर्किट उसका स्ट्रांग होता जाता है। मतलब एंग्जायटी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो है ही है, उसके साथ साथ क्या है कि प्रोग्राम भी हो चुकी है वो ब्रेन में, क्योंकि टाइम के साथ आपको बहुत बार एंग्जायटी फील हुई है और बहुत बार न्यूरल सर्किट उसके एक्टिव हुए हैं, तो वो प्रोग्राम हो चुकी है ब्रेन में, है ना? ये समझना भी जरूरी है। एंग्जायटी है वो अनकॉन्शियस ब्रेन में भी प्रोसेस होती है, अटैच होती है वो अनकॉन्शियस। मैंने कहा था ब्रेन है वो लिंक एसोसिएशन पे वर्क करता है, तो एंग्जायटी है वो अनकॉन्शियस ब्रेन से भी लिंक हो जाती है, और वो कॉन्शियस ब्रेन के कंपेयर में ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र करता है। जो अनकॉन्शियस ब्रेन है वो कॉन्शियस ब्रेन के कंपेयर में ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र करता है। तो तभी आपको कभी-कभी विदाउट एनी रीज़न आपने कोई स्ट्रेस नहीं ली, आस-पास माहौल भी अच्छा है, तो भी एंग्जायटी फ़ील होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि ब्रेन हज़ार फैक्टर लेके चल रहा है और अनकॉन्शियस में प्रोग्राम हो चुका है आपकी एंग्जायटी, तो वो वहाँ से ट्रिगर हो जाएगी और आपको एंग्जायटी फ़ील होगी। ये इस जो क्वेश्चन है उसका भी आज आपको इस बात से आंसर मिल गया। आगे चलते हैं। दूसरा क्या चीज़ है, अगर आपको एंग्जायटी है और आप सर्जरी करवा रहे हो, तो फाइब्रो होने के चांसेस बहुत अच्छे खासे बन जाते हैं। अगर आपको एंग्जायटी डिसऑर्डर है, आपका जो नर्वस सिस्टम है वो टर्बोचार्ज हो गया है और आप सर्जरी के लिए जा रहे हो, तो क्या हो रहा है कि फाइब्रो होने के अच्छे खासे चांसेस हो जाते हैं। तो एंग्जायटी तो हमेशा नुकसान ही करती है। एंगर है वो सबसे बड़ा ब्लॉकेज है रिकवरी में। ये चीज़ आप ध्यान दे लो, जो सेशन ले रहे हैं और जो रिकवरी फेज़ में चल रहे हैं, और जो रिकवर भी हो गए हैं, वो भी ध्यान रखो। एंगर है वो सबसे बड़ा ब्लॉकेज है आपकी रिकवरी में। और एंगर क्या है? प्रोग्राम हो गया है। ऑटोमेटिक रिएक्शन पकड़ो अपनी अपनी मतलब जो ब्रेन का जो प्रोग्रामिंग हो गई है ना, कि किसी ने कुछ नेगेटिव बोला, ऑटोमेटिक सोचने से पहले ही ऑटोमेटिक रिएक्शन क्या कर रहा है ब्रेन, उसको पकड़ो, उसको धीरे-धीरे सीखो। उसको रिप्रोग्राम करना है। ये सेशन में डेप्थ से बता दूंगा और ज़्यादा। जो गुस्सा करते हो आप, है ना, जब आप गुस्सा करते हो तो क्या होता है एक्चुअली में, गुस्सा करते ही एड्रेनलिन तुरंत रिलीज होगा फ्रंटल लोब में, और ज़्यादा ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। डिसीजन कैपेसिटी हम देखते हैं ना, बचपन से भी सुनते हैं कि यार गुस्से में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। वो इसी वजह से है कि जैसे ही गुस्सा करोगे एड्रेनलिन ग्लैंड से स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होंगे फ्रंटल लोब में, ब्लड फ्लो और ज़्यादा कम कर देंगे और डिसीजन कैपेसिटी, रीजनिंग कैपेसिटी, लॉजिकल कैचिंग पावर सारी डाउन हो जाएगी। ठीक है? फाइब्रो के पेशेंट में आपको देखने को मिलेगा लैक ऑफ फॉरगिवनेस, भूले वो, मतलब किसी को माफ नहीं करेगा। सबसे बड़ा रिकवरी में ब्लॉकेज फाइब्रो के पेशेंट में आपको देखने को मिलेगा कि हमेशा वो दूसरों पे ब्लेम करेगा, कि वो कुछ हद तक सही भी होता है, लेकिन उसकी खुद की भी तो कमी होती है पर्सनैलिटी ट्रेट्स की। और हाँ, उसको नॉलेज नहीं दिया किसी ने फाइब्रो के बारे में, कि फाइब्रो किस वजह से होता है, उसको मेंटल हेल्थ की जानकारी नहीं दी किसी ने, और एनवायरनमेंट ऐसा हो गया कि उसको फाइब्रो डेवलप हो गया। लेकिन आप देखेंगे वो किसी को मतलब माफ़ नहीं करते हैं। एक्चुअली में आप जब किसी को माफ़ कर देते हो ना, तो एक आप क्या करते हो, बोझ हल्का कर देते हो अपने दिमाग से, मतलब स्ट्रेस है वो डाउन आ जाएगी, फाइट और फ्लाइट मोड ऑफ होने की टेंडेंसी डेवलप हो जाएगी। आपको रिलीफ की तरफ बढ़ोगे, आप एक हैप्पी लाइफ की तरफ बढ़ोगे, यदि आपने माफ़ करना सीख लिया तो। मतलब माफ़ करना है,
किसी मतलब जो भी आपको लगता है कि इसने मेरे साथ बुरा किया है, उसको माफ़ कर दो या उससे डिस्टेंस बना लो। आपने देखा होगा फाइब्रो के पेशेंट हमेशा कंप्लेंट करेंगे पेरेंट्स पे, जो उनके आस-पास हैं, दोस्तों पे, उसने मेरे को ऐसा बोल दिया, मैं बदला लूँगा, मैं पेरेंट्स से बदला लूँगा, मैं टीचर से बदला लूँगा। तो ये बदले की भावना है, वो क्या करती है, अलार्म को और ज़्यादा एक्टिव करती है। तो ठीक होना है तो समझना पड़ेगा। तो है ना, फाइब्रो के पेशेंटों में ये और मैं सेशन ले रहा हूँ, तो मुझे पता है, ये मैं बहुत देखने को मिल रहा है मुझे। अ, जब फर्स्ट सेशन में ही पेशेंट, सर उसने मेरे साथ बुरा किया, सर उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। तो वो दिमाग में लेके चलने से आपको नुकसान ही होना है, आपको आपको उसको माफ़ करना सीखना पड़ेगा। ये एक मतलब एक स्किल है जो आपको डेवलप करनी पड़ेगी, अगर हैप्पीनेस की तरफ बढ़ना है। अच्छा, जितने भी जो सेशन ले रहे हैं, उनको मैंने जो मेथड बताए हैं, उनको रोज़ करना है, रिपिटेशन चाहिए मुझे और ब्रेन को भी। ब्रेन को रिपिटेशन चाहिए यदि न्यूरल पाथवे चेंज करने हैं तो, है ना? ब्रेन को रिपिटेशन चाहिए, ये चीज़ समझ लो आप। और जो अभी नए पेशेंट हैं, जिन्होंने सेशन नहीं लिया है, वो भी देख लो, सेशन लेने से पहले समझ लो कि जो मैं ट्रेनिंग बताऊँगा, उसको जितना ज़्यादा हर दिन कर सकते हो, हर दिन रिपीट करना है उसको। अगर बीच में 1 दिन छूट रहा है, कोई बात नहीं, इतना भी प्रेशर नहीं लेना है, लेकिन हमेशा कोशिश क्या करनी है कि रिपीट करो। जितना रिपीट करोगे, उतना ही जल्दी न्यूरल पाथवे चेंज हो जाएँगे और सिम्पटम्स फ्री होने लग जाओगे धीरे-धीरे। जितना आप नेगेटिव थॉट्स को फिक्स करने की कोशिश करोगे ना, वो उतना ही बढ़ेगा। आपने ये भी नोटिस किया होगा, जितना आप नेगेटिव थॉट्स को फिक्स करने की कोशिश करोगे ना कि यार ये मुझे क्यों आ रहा है, ये क्यों आ रहा है मुझे? एंग्ज़ायटी हो रही है आपको? यार ये नेगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए। जितना ऐसा करोगे ना, वैसे ही वो न्यूरल सर्किट है, वो और ज़्यादा रीइन्फोर्स हो रहे हैं। वो न्यूरल जो सर्किट है, वो और ज़्यादा रीइन्फोर्स हो रहे हैं, और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। एक्चुअली में आप सर्किट की एक्टिविटी और बढ़ा रहे हो, और नॉलेज है नहीं, कोई बताने वाला नहीं है, तो और ज़्यादा उल्टा होता जा रहा है। तो ये इस वीडियो के माध्यम से आपको ये समझ में आ जाएगा। आइसोलेशन इंक्रीज़ पेन पाथवे। फाइब्रो के पेशेंट में आप देखोगे कि आइसोलेशन में चला जाता है, ना फ्रेंड्स के पास जाएगा, ना किसी नेबरहुड के पास जाएगा, मतलब सोशल बिल्कुल नहीं होगा वो। वो रूम में चला जाएगा, आइसोलेशन हो जाएगा, बेड पकड़ लेगा। तो जितना आप आइसोलेशन करोगे, उतना ही आपके क्या होगा, पेन है वो बढ़ता जाएगा। ये चीज़ भी समझनी ज़रूरी है। और जितना आप आपके पेन को शेयर करोगे ना लोगों के साथ, उतना भी पेन बढ़ेगा। वो कम नहीं होगा, वो बढ़ेगा कि यार मुझे पेन है, मुझे पेन है, मुझे पेन है, मुझे पेन है। एक्चुअली में कॉन्शियस ब्रेन को क्या बता रहे हो कि पेन है, पेन है, पेन है, और कंटिन्यू बता रहे हो, रिपिटेशन हो रहा है, सबकॉन्शियस में जाएगा। वो न्यूरल सर्किट वापस स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे। सीधी-सी सिंपल साइंस है ना? तो पेन को शेयर नहीं कर रहा है। कोई भी बोले कैसी है तबीयत? हाँ, ठीक है, सुधार है। कैसी है तबीयत? हाँ, ठीक है, सुधार है। या आपको जो भी अच्छा लगे, आप वो बोल सकते हो। पेन है वो गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन बढ़ाता है, नेचुरल रिएक्शन है। मैंने बताया पेन का इमोशनल कंपोनेंट भी होता है, तो इस पे काम करना ज़रूरी है। तो सेशन जो ले रहे हैं, मैं उनको बता रहा हूँ कि कैसे वर्क करना है एंगर पे, फ्रस्ट्रेशन पे, क्योंकि पेन है वो इनको बढ़ाता है। और ये दोनों साइकिल रिपीटेशन लूप चलता है ब्रेन में, ये दोनों क्या करते हैं, पेन को बढ़ा देते हैं। अगर 3 महीने पेन रह गया, 3 महीने से 3 महीने पेन रह गया, पेन सिग्नल 500% बढ़ जाएँगे। पेन सिग्नल की जो फायरिंग स्पीड है, 500% बढ़ जाएगी वो ब्रेन में। ये रिसर्च बेस्ड डाटा है ना? इसको भी आप समझ लो। पेन की जो इम्पल्स है वो 500% बढ़ जाएगी अगर आप 3 महीने से ज़्यादा पेन में हो। मैंने आपको बताया ना कि गिटार सीखने में इम्पल्स इतनी जल्दी सेंसिटिव नहीं होता, कंडक्शन इतना जल्दी नहीं बढ़ता जितना पेन में बढ़ जाता है। क्योंकि ये 24 घंटे में इफ़ेक्ट करता है, तो फटाफट जैसे ही कनेक्शन चेंज होते हैं स्ट्रेस की वजह से, तो तुरंत फटाफट फायरिंग 500% सीधी बढ़ती है और डेवलपमेंट सेंसिटाइज़ेशन फटाफट हो जाता है। बल्जिंग जो डिस्क डिजेनरेशन है या बल्जिंग डिस्क है, स्कोलियोसिस है, ये टाइम के साथ एक नेचुरल प्रोसेस है, इससे पेन नहीं होता है। डिस्क नॉर्मली डीजेनरेट विथ एज। डिस्क है वो डीजेनरेशन की ओर बढ़ती है एज के साथ में, लेकिन उससे पेन नहीं होता है।
जो बैक बैक की जो भी एमआरआई करवा रहे हैं, जिन्होंने रेडियोलॉजिस्ट ने या न्यूरोलॉजिस्ट ने बोल दिया कि आपकी तो डिस्क डिजनरेट है, इसकी वजह से पेन हो रहा है, ये सत्य नहीं है। ये भी आप समझ लो। एंग्जायटी क्या है, थोड़ा-सा और गहराई में बताऊँ आपको? फीलिंग दैट इज़ जनरेटेड बाय बॉडी स्ट्रेस हार्मोन एड्रेनालिन एंड कॉर्टिसोल। फीलिंग जो कि जनरेट की गई है बॉडी के स्ट्रेस हार्मोन के द्वारा, एड्रेनालिन, कॉर्टिसोल के द्वारा जो फीलिंग जनरेट की गई है, वही आपकी एंग्जायटी है। मतलब केमिकल पार्ट एंग्जायटी का, यहाँ मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। कॉर्टिसोल क्या है? एड्रेनालिन तो बहुत सुन लिया, कॉर्टिसोल क्या है वो देख लो। स्ट्रेस हार्मोन है जो मेटाबॉलिज्म और इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो स्ट्रेस फाइब्रो में क्या होता है, एड्रेनालिन ग्लैंड से एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल रिलीज होता जाता है, इम्यून सिस्टम लो हो जाएगा, ठंड आती है ठंड लग जाएगी, है ना, बहुत जल्दी कोई भी रोग हो जाएगा उसको, क्योंकि इम्यून सिस्टम डाउन हो गया, मेटाबॉलिज्म भी उसका डाउन हो गया। तो फाइब्रो आप देख रहे हो ना कितना गहराई में बॉडी को नुकसान करता है, लेकिन डरना नहीं है, ठीक हो जाओगे। अब फाइब्रो का पेन क्या होता है, एक्चुअली में ब्रेन को रिवायर करता है और डिस्कनेक्ट कर देता है एक्चुअल सेंसरी इनपुट जो बॉडी से आ रहा है उससे, उसको डिस्कनेक्ट कर देता है। फाइब्रो क्या करता है, कंटिन्यू स्ट्रेस मिलने से क्या होता है, फाइब्रो जब ब्रेन में डेवलप होता है तो क्या होता है, एक्चुअली जो सेंसरी इनपुट आ रहा है, जो सारे सिग्नल जो आ रहे हैं बॉडी से, एक्चुअली वो ब्रेन को नहीं मिल पाते हैं, वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा ब्रेन उससे और रिवायर हो जाएगा और सिम्टम्स आने स्टार्ट। और रिपीटेशन होता है फिर तो सर्किट है वो परमानेंटली हो जाते हैं। सर्किट जो बन गए वो परमानेंट बन गए, ये हमेशा ध्यान रखना, सर्किट हमेशा परमानेंट बनते हैं। स्कोलियोसिस क्या होता है, साइडवे कर्वेचर ऑफ स्पाइन, वो स्कोलियोसिस है। तो आज हमने बहुत कुछ फाइब्रो का जो डेप्थ में आपको नॉलेज दिया है, तो इससे, इस वीडियो से हर एक को लाभ होगा जो फाइब्रो के पेशेंट है, चाहे वो मेरा सेशन ले रहे हैं, उनको अपनी कमियां पता चल जाएगी, वो उसको दूर करेंगे तो रिकवरी और फास्ट होगी। और जो अभी सेशन लेने वाले हैं, जिन्होंने जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या एक एक मेरे वीडियो देख रहे हैं, फाइब्रो की अंडरस्टैंडिंग हो रही है उनको, वो यदि नोट्स बना लेंगे तो वो वहाँ से आज से ही उनमें लाइक वो रिकवरी की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट कर देंगे। फर्दर वो सेशन लेंगे तो फटाफट समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ सेशन में और मुझे करना क्या है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो, आज की जो नॉलेज का जो आपको पार्ट है, बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो ये आप कमेंट कीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और फर्दर रिसर्च करता जाऊंगा और आपको फाइब्रो के बारे में जानकारियाँ मिलती जाएगी यूट्यूब के माध्यम से। ये सबसे बेस्ट तरीका है पेशेंट को नॉलेज देने का। आप बुक से इतनी नॉलेज नहीं दे सकते, और आप चाहे ऐप बना लो चाहे वेबसाइट बना लो, सबसे ज़्यादा वीडियो के माध्यम से आप बहुत अच्छी तरह से नॉलेज दे सकते हो और पेशेंट को उतनी अच्छी तरीके से वो समझ में आता है। ये मैं देख रहा हूँ क्योंकि जो सेशन ले रहे हैं उनसे मुझे पता चलता है, वीडियो से वो उनकी बेसिक है वो बहुत अच्छा क्लियर हो जाता है। तो ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसलिए मैं इसी पे काम कर रहा हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ।